नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और 2024 की बिसात बीत चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों तरफ से यानी पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने पास से अपनी अपनी रणनीतियां सामने आने लगी हैं। INDIA यानी इंडिया, जो विपक्ष ने एकजुटता एक बनाई है, एक महागठबंधन बनाया है, उसकी बैठकें लगातार चल रही हैं और उसमें बहुत सारे मुद्दे, स्ट्रैटेजी, कमेटी, संयोजक, तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। दूसरी ओर NDA, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में है, उसकी तरफ से भी तगड़ी तैयारियां चल रही हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बहुत सारे विश्लेषण, बहुत सारे अलग अलग एनालिटिकल डिटेल्स, सर्वे भी, प्री पोल आ जाते हैं, वो सब हम लोग देखते सुनते रहते हैं। लेकिन मतदाता के मन को समझना, एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको समझना बहुत ही कठिन काम है। फंडामेंटल साइंस में तो आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसका एक परिणाम निकाल लेते हैं, लेकिन सोशल रिसर्च में चूंकि सब्जेक्ट ही कांस्टेंट नहीं है, तो उसको समझना, उसको मन को पढ़ना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए लगातार हम लोग विश्लेषण करते हैं, बड़े बड़े जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि मूड ऑफ द नेशन है क्या इस समय, देश की सोच क्या है इस समय, सत्ता पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, कोई नई चीज़ सोच रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं क्या हैं, कौन पूरा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल चुनाव के लिए या चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके आधार पर वोटर मन बनाता है और वोट करता है। तो परिणाम तो हमें खैर जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इसको समझने की हमें कोशिश करते हैं। इसलिए शो का नाम ने महाविश्लेषण रखा है, क्योंकि इसमें दो बहुत ही बड़े जानकारों को हमने शामिल किया, जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में, इस एनालिसिस को करने के लिए हैं एक्सेस माई इंडिया के फाउंडर और CMD प्रदीप गुप्ता जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी। प्रदीप जी का एक परिचय और है, वो परिचय मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्रदीप जी एग्जिट पोल करते हैं, उससे पहले अपनी कोई राय नहीं रखते हैं, लेकिन एग्जिट पोल इनके इतने सटीक होते हैं कि 94% का स्ट्राइक रेट है। अब इतना तो फंडामेंटल साइंस में स्ट्राइक रेट आता है कि अगर आप 64 एग्जिट पोल करें और उसमें 60 बार आप बैंग ऑन पढ़ें, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। इसलिए हमने कहा कि जब फंडामेंटल साइंस की हम लोग रिसर्च करते हैं तो परिणाम निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को कांस्टेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो व्यक्ति की रिसर्च करनी, जो जिसका मन बदलता रहता है। लेकिन प्रदीप जी को इसमें महारत हासिल है और उनकी इस सीक्रेट का, इस कला का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी किया जा रहा है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सही कहा ना कि ये मन को पढ़ना बड़ा कठिन काम है और आप इसको बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं और एग्जिट पोल में सामने रख देते हैं। मतलब अभी ताज़ा उदाहरण कर्नाटक का है, सारे पोल एक तरफ और एक्सेस माई इंडिया एक तरफ, बैंग ऑन। बहुत बहुत बधाई सर। तो हमने सोचा कि प्रदीप जी के जरिए मूड ऑफ द नेशन समझें, अभय जी के जरिए मूड ऑफ द नेशन समझें। तो मोटे तौर पे जो दो हिस्से इस समय देश में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के, एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया गठबंधन बन गया है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त चल रहा है। तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बाइपोलर जैसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही। तो एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस टर्म में हम लोग ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी, क्या है मूड ऑफ द नेशन, क्या है इस समय? देखिए, जो भी चुनाव आएंगे तो आप तीन चीजों को पाएंगे, एक वादे, दावे और इरादे। वादे यानी कि जो अपोजिशन विपक्ष में वो वादे करेंगे तमाम तरह के, और दावे जो इनकम्बेंट जो सरकार में है वो बताएंगे कि हमने क्या क्या किया पिछले 5 साल में, और इन दोनों का आकलन करके जनता अपने इरादे बताएगी अपने वोट के जरिए। तो ये तो किसी भी चुनाव प्रक्रिया के अहम हिस्से हैं। अब आपने कहा कि मूड ऑफ द नेशन क्या है, तो देखिए दो चीजें हैं कि जो विपक्ष है, हम जानते हैं कि कोशिश की थी 19 में भी और 24 में भी, विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि एक संयुक्त ताकतवर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर खड़ा किया जाए विपक्ष की ओर से, जिसको हम यूनाइटेड संयुक्त विपक्ष कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति ये है कि करीब 200 सीटों के ऊपर ऐसा लगता है। अभी सीट शेयरिंग जब इंडिया की आएगी उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है, लेकिन हम ये कह सकते हैं आज के जो आसार नजर आ रहे हैं उन आसारों को देखते हुए कि करीब 200 सीट, जो कि बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड, वेस्ट बंगाल, केरला,
इनकी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बनती नजर आ रही है, बट कह नहीं सकते कि आखिर में क्या होगा। बट इन 200 सीटों पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 100 सीटों के ऊपर करीब करीब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हमेशा से होती है, जो इस बार भी होनी तय है। वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ हद तक असम भी कह सकते हैं, 1-2 सीटों को छोड़ के, जहां पे कि बदरुद्दीन साहब की पार्टी लड़ाई लड़ती है। इसके अलावा जो 243 सीटें हैं, उनके ऊपर अभी भी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां पे केवल बाईपोलर यानी केवल 2 ताकतवर उम्मीदवार, एक एनडीए की तरफ से, एक इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इन 243 सीटों में मुख्य जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ, वहां पे बीएसपी ने निर्णय लिया है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटका, इस बार जेडीएस जो है इंडिया में शामिल नहीं है, उन्होंने बीएसपी और जेडीएस दोनों ने पिछली बार कांग्रेस के साथ इन राज्यों में गठबंधन किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि संयुक्त उम्मीदवार की कभी कहीं कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे नवीन पटनायक जी की बात करें उड़ीसा के अंदर, या जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी, या तेलंगाना की जो है बीआरएस पार्टी, इन सब लोगों ने अभी इंडिया से अपनी दूरी बनाई हुई है और घोषित किया है कि हम दूर ही रहेंगे। तो ये वर्तमान की स्थिति है। रह गई बात की इनकम्बेंट गवर्नमेंट, तो देखिए इनकम्बेंट गवर्नमेंट आज की डेट में जब चुनावी अखाड़े में जो उतरेंगे प्रतिस्पर्धी, तो जब तक कि नाम दूसरी तरफ से नहीं आए, तो जो सामने आज की डेट में नजर आ रहा है सबको वही नजर आता है नेचुरली। और तमाम तरह के जो हम तो नहीं करते हैं ओपिनियन पोल जैसे आपने बताया, तो ये कह सकते हैं कि जो तमाम उनके आधार पे, सर्वे के आधार पे और विभिन्न चैनल और एजेंसी के जो आ रहे हैं अभी तक, उनके आधार पे एनडीए कहीं बढ़त बनाए हुए अभी भी कायम है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जब तक उम्मीदवार बोर्ड के ऊपर ना लगे, स्कोर बोर्ड के ऊपर ना लगे, तो उस स्कोर की कल्पना और आकलन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी अच्छा, इसको मैं और खोलता हूँ, लेकिन आपने 3 बड़े अच्छे शब्द यूज किए, वादे, इरादे और दावे। इसमें वेटेज सबसे ज्यादा किसका होता है? नहीं, देखिए, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपने 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे उन पे कितना खरे उतरे वो बताएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जनता, जो जिनके की इरादों ने तय करना है कि अगली सरकार किसकी होगी। तो जो जनता होती है वो बड़े समझदारी के साथ निर्णय लेती है, क्योंकि जो 100 वोट पड़ते हैं उसमें 80 वोट, मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, जो 100 वोट पड़ गए पेटी के या मशीन के अंदर, पिछले बार 67% पड़े थे, तो 33% ने तो वोट ही नहीं किया। तो उसमें का 80% जो होता है वो 80% लोगों का जीवन जो है सरकारी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के ऊपर बड़ी संख्या में निर्भर करता है। हम ये कह दें कि उनका अमूमन जीवन जो है वो सरकार की इन सुविधाओं और व्यवस्थाओं के ऊपर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो अपना निर्णय बड़ी समझदारी के साथ और पूरे होशो हवास में करते हैं, आकलन करने के बाद कि हमारे जीवन में आगे 5 साल किसने परिवर्तन लाने की क्षमता है या कौन उपयुक्त है। तो मैं कहूंगा जो इरादे वाली बात है उसी से डेमोक्रेसी चलती है, और हमारे यहाँ की भारत की जनता तो कम से कम बड़े सोच समझ के समझदारी से निर्णय लेती है और अभी तक लेते आई है। तो आपने वाकई बहुत बड़ा नंबर है कि पड़े हुए मतदान का 80% इस बात पर वोट डालता है कि उसके जीवन में सरकार के कामकाज से क्या असर पड़ा, बेहतरी हुई कि नहीं हुई। तो यानी जो स्कीम्स हैं उनका फायदा मिला कि नहीं मिला, और मिल सकता है क्या, इस ट्रस्ट पे वो वोट करेंगे। करेक्ट गुप्ता जी? एक ही मिनट में मैं आपको रोक रहा हूं कि एक ही मिनट में, क्योंकि दर्शकों और ज्यादा लोगों का मानना है कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स और इसी तरह की, ना इतना नहीं है साहब। बड़ी सबसे चीज है रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस यानी राशन प्रणाली। आज से नहीं, पिछले आजादी के समय के बाद से
ये सारी की सारी सरकारी सुविधाएं, और जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है 70% ग्रामीण है और 30% शहरी है। 30% शहरी का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि टॉप 100 सिटी या बड़े मेट्रो नहीं, 6500 सिटीज और टाउन्स हैं जो कि 30% में शामिल हैं, 6500, और जो प्लस और 6 लाख प्लस गांव जो है वो कि ग्रामीण में है। तो हम सब जानते हैं 70% तो वहीं से हो गया। तो आप ये पाएंगे कि जो हाईएस्ट मेट्रो जिसको कहते हैं अर्बनाइज सिटी जो बॉम्बे दिल्ली है, नई दिल्ली दिल्ली के अंदर, और बॉम्बे में कुलाबा जो लोकसभा से साउथ बॉम्बे जिसको हम कहते हैं लोकसभा सीट, वहां कभी भी 35%, 40%, 45% इस तरह का मतदान होता है। और जो ग्रामीण होता है वहां का मतदान होता है 85% और 90%। तो ये परिवर्तन है और ये अंतर है। तो ये जो 70% जो गांव में है और 10% एब्सोल्यूट नंबर जो शहरों में है, उनका जीवन, उनके बच्चों को स्कूल भी जो है सरकारी स्कूल में जाना है, स्वास्थ्य के लिए भी सरकार में जाना है, राशन के ऊपर उनका जीवन निर्भर है, कृषि संबंधित सारी सुविधाएं, सिंचाई के लिए पानी और सिंचाई के लिए बिजली और बीज और खाद, ये सब कुछ सरकारी व्यवस्था और सुविधाओं पे। इसमें अभी तक कहीं कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं आई है, वो भी शामिल है, जो कि उससे बहुत सारी चीजें होती हैं उनके जीवन में। तो बहुत एक बारीक सी चीज़ बताई, ये सिर्फ आम जनता नहीं, ये बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट के लिए भी जरूरी है कि कोलाबा का वोट परसेंटेज और गांव का कोला खेड़ा का वोट परसेंटेज इसलिए डिफरेंस है क्योंकि उससे लोगों के जीवन में असर पड़ा है। मैं दुबे जी के पास जाता हूँ, एक बड़ी अच्छी